वालेकुम। नावल तो कुछ ना हाल फ़कीरा दा बाय अदीत शाह। आज तक हमने इसकी 20 एपिसोड पढ़ी थी और आज हम 21 से लास्ट एपिसोड तक पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वो आयशी की ड्रेस पहने अनान के दाएं बाएं घूमकर उसे गुस्सा दिला रही थी। उसका कभी इस तरफ कभी उस तरफ आयशी की ड्रेस में कैट वॉक करना उसे बहुत अच्छा खासा तपा गया था। उसका बस चलता तो वो किसी को भी आयशी की चीज़ों को छूने तक न देता और मरियम ने कितनी आसानी से आयशी का ड्रेस इसके हवाले कर दिया। ये ड्रेस आयशी की शादी के पहले के ड्रेस में से एक थी। उसे याद था बहुत शादी के बाद वो आयशी को दूसरी बार इसके घर रहने के लिए लाया था और उसने अपनी फेवरेट एक एक चीज़ निकाल कर उसे दिखाई थी जो शादी के बाद वो अपने साथ अनान के घर लेकर नहीं जा पाई थी। उसकी मासूमियत भरी बातें और हर चीज़ को असर से देखने पर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया था। शादी के बाद लड़कियों को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आशी ने भी बहुत कुछ छोड़ा था और इन सब में आज ये चीज़ें भी शामिल थी जो आकांक्षा पहन के हर तरफ घूम रही थी। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना। शेयरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आशी की हर चीज़ से मोहब्बत करता था और उसकी चीज़ें शेयर करते हुए उसकी जान जा रही थी। हनी प्लीज़ ये पिंस पकड़ो, वो मुझसे ये ड्रेस हैंडल नहीं हो पा रहा, मैं इतनी हैवी ड्रेस पहनती नहीं हूँ। वो इसके हाथ में सेफ्टी पिन का ढेर रखते हुए बोली। ज़रूरत क्या थी मेरी आयशी की चीज़ों को छूने की। वो गुस्से से महक रहा था। मैंने खुद नहीं ली, मुझे मरियम ने दिया और मरियम इसकी बहन है। वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इस ज़रा से बात को अपने दिल पर ले लोगे। तुम तो इस ड्रेस के लिए इतना परेशान हो रहे हो। कल मरियम की शादी पर भी मैं आयशी का ही ड्रेस पहनने वाली हूँ। अब किया है ना, उसकी सारी चीज़ों के साथ उसकी लाइफस्टाइल की आदत डालनी होगी। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। वैसे काफ़ी कमाल की लड़की थी, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो अफसोस से बोली। हनान ने चेहरे को गुस्से से देखा था। कसम से मुझे बहुत प्यार आता है इस मासूम लड़की पर, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताऊं, अगर वो ज़िंदा होती ना तो शायद मैं कभी भी इसके लिए इतनी हमदर्दी का इजहार नहीं कर पाती। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है। बकवास बंद करो, कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन है जो मुझे देखकर तुम्हें हो रही है। थोड़ा वक्त गुजरेगा, भूल भुला जाओगी। फजूल में अपनी ज़िंदगी को मेरे पीछे तबाह करना बंद करो। मेरी नज़र में तुम्हारे फजूल के इंटरेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। वो इसे घूरते हुए बोला था। इंटरेक्शन मतलब कि मुतासर कर देने वाली चीज़ से ऐसा क्या है, मुतासर करने वाली चीज़ से ऐसा क्या है, राइट। तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुमसे मुतासर होकर जाऊँगी। तुम क्या दुनिया के सबसे पुरकशिश इंसान हो तुम कि मैं तुमसे मुतासर हो जाऊँगी। क्या तुम्हारे सर पे एक आँख एक्स्ट्रा है, क्या अलग है तुम में ऐसा क्या है तुम में हनान सिकंदर खान जो मैं तुम पर फिदा हो जाऊँगी। तुम ऐसे पुरकशिश हसीन मर्दों में से नहीं हो जिन्हें देखकर कोई क्रश हो जाए। एक नॉर्मल शक्ल सूरत के इंसान हो। तुम्हारे जैसे इंसानों से दुनिया भरी पड़ी है। तुम अपनी ये गलतफहमी दूर ही कर दो कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई हूँ। मोहब्बत शक्लो सूरज या पर्सनैलिटी देख कर नहीं होती। अनान सिकंदर खान मोहब्बत हो जाती है, उसके लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। मैं तुमसे क्यों मोहब्बत करती हूँ, क्यों मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं नहीं जानती। इस मोहब्बत का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मोहब्बत है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। अनान सिकंदर खान आई लव यू। लिसन है अनान सिकंदर खान, आई लव यू। जानती हूँ बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ बार बार तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करके। लड़की अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करती अच्छी नहीं लगती, यही सोच होती है आजकल के मर्दों की, क्योंकि औरतों को अपनी पसंद का इजहार करने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन क्या है ना कि तुम पसंद आ गए हो मुझे, जाने क्यों। कहते हुए उसकी आंखों में नमी से उतरने लगी थी। अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए वो इसके सामने बेबस हो रही थी। वो अपने आप को बहुत बहादुर समझती थी। बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन वो इस शख्स के सामने खुद बेबस महसूस कर रही थी, खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता आकांक्षा, और ना ही कर सकता हूँ। तुम फजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। आशी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। प्लीज़ इस सब को बंद कर दो। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करती हो और तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगा। इसकी आवाज़ और आंखों की नमी नोट करके वो नरमी से बोला था। हनान सिकंदर खान, बहुत ही आम सा डायलॉग बोल रहे हो, ये तो मैं हर फिल्म और हर स्टोरी में देखती और पढ़ती आई हूँ। कुछ तो नया बोलो, कुछ तो ऐसा बोलो कि मेरा दिल तुम पर से उठ जाए। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, वगैरह वगैरह बहुत ओल्ड हो चुका है ये सब कुछ। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसके इन्हीं सब बातों से वजेच हो गया था, इसलिए मुड़ के वापस जाने लगा। लेकिन इससे पहले वो इसका हाथ थाम चुकी थी। हनान सिकंदर, तुमने अपनी मोहब्बत को एक मौका दिया और आशी को हासिल कर लिया। एक मौका मुझे भी चाहिए तुम्हें हासिल करने का। आज यकीन करो, मैं भी अपनी मोहब्बत को हासिल कर लूँगी। वैसे आंखों में आंखें देख वो इसे आंखों में आंखें डालकर चैलेंज कर रही थी। कुछ देर पहले वाली शौकी अब नहीं थी, ये नामुमकिन है। वो इसके चैलेंज पर फेंका था।
कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लापरवाह सा अंदाज़ है। कोशिश वहाँ की जाती है जहाँ कोई फ़ायदा हो। अनान ने गुस्से से कहा, मोहब्बत के मामले में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। इसके पास हर दलील का जवाब था। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो आकांक्षा? अनान इंतहाई गुस्से के हाल में बोला था, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही, यकीन करो मैं तुम्हें पा लूँगी। और इसकी आँख को माँ के डाले यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली थी। अनान को इसकी आंखों में कुछ तो ऐसा नजर आया कि वह न सिर्फ नजरें झुका गया था बल्कि अगले ही लम्बे लंबे लंबे डाक भरता वहाँ से निकलता चला गया। हाय मेरे होने वाले, वो तो शर्मा गए। कोई एक अदा से मुस्कुराते हुए बालों को पीछे की तरफ जानब झटका देती लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली गई। वो सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी। आज भी उसने आशी के ही कपड़े पहने थे, जिन्हें देखकर एक बार फिर से अनान को गुस्सा आया था, लेकिन कंट्रोल करने का, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि आकांक्षा उनकी मेहमान है। तुम्हारे मामा बाप आने वाले हैं। वो क्या है, मैं अपने ससुर सास से मिलना चाहती हूँ, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि अंदाज शर्माने वाला था। शायद उसके लिए ये सब कुछ एक मजाक था, लेकिन अनान के लिए नहीं। अपनी बकवास खुद तक महदूद रखो, मेरे माँ बाप को इस सब में घसीटने की की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से बोला, तुम हर वक्त मिर्चियों क्यों को चबाते रहते हो? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ऐसे मुंह बनाए हुए। तुम्हें किसने कह दिया कि हर वक्त जली हुई रोटी की तरह मुंह बनाकर तुम प्यारे लगते हो? कभी कभी मुस्कुरा दिया करो यार, तब सच में बहुत ही प्यारे लगोगे। और इसका गाल खींच कर बोली। अनान फिर गुस्सा कंट्रोल कर गया। उसे खुद पर हैरत थी कि वो इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है। सुनो, मेरे सामने मुस्कुराना सिर्फ वो क्या है ना, मैं किसी को भी तुम्हारी तरफ देखने नहीं दूंगी। तुम्हारे मामले में बहुत टच्ची हूँ। आशी को भी बस इसलिए बर्दाश्त कर गई क्योंकि वो मेरे आने से पहले थी, वरना मैं बहुत ही डेंजरस किस्म की लड़की हूँ, तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली। वो इसे मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए बोली, जबकि वो इसकी फजूल बहस और बकवास होने बगैर ही आगे बढ़ गया था। हाय मेरे, वो कितनी शर्माते हैं। वो एक अदा से कहती हुई लड़कियों के कमरे की तरफ आई थी। ये सच है कि अनान हमेशा से काफ़ी गुस्से वाला है, लेकिन तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मरियम दुल्हन मनी उसे घूर कर बोली थी, जिस पर वो कहकर लगाती उसके पास आईने में अपना दिल का इशरापा देखने लगी थी। वैसे एक बात ईमानदारी से बताओ, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है या वाकई में ही आशी से ज़्यादा खूबसूरत हूँ? वो आईने में अपने बाल बना रही थी जब मरियम ने इसके चेहरे की तरफ देखा। वो मेरी बहन थी, मेरे लिए अजीज़ थी, मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मरियम ने शायद इसका दिल रखने के लिए कहा था, क्योंकि सामने दीवार पर लगी तस्वीर में दो खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे से गाल मिलाए हुए फ़ोटो में बहुत ही प्यारी लग रही थी। यार वाकई तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कम थी। आकांक्षा भी नहीं, एहसास कमतरी का शिकार है ना, तो आकांक्षा को आता ही नहीं था। वो अपने बालों को पोनी टेल की शक्ल देती मुंह बनाकर अपना हेयर स्टाइल ना पसंद करती हुई दोबारा बालों को खोल चुकी थी। तुम बहुत प्यारी हो आकांक्षा, शक्ल सूरत में क्या रखा है, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, और मुझे यकीन है तुम बहुत जल्द मेरे भाई की ज़िंदगी को बदल दोगी। मरियम ने मुस्कुराते हुए उम्मीद से कहा था, इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी कि अनान की ज़िंदगी संवर जाएगी। मरियम, एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज़ मेरा हौसला बनाए रखना, वरना अनान की बातें मुझे अंदर से खाई जा रही हैं। वो जो अनान के सामने खुद को बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंस शो कर रही थी, मरियम के सामने हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। आकांक्षा, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह से क्यों रो रही हो? मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है, प्लीज़ ऐसे मत करो यार, इस तरह से मेरी हिम्मत भी तोड़ रही हो। इसके इस तरह से अचानक रोने पर मरियम बुखला कर बोली थी। मरियम, वो आशी से बहुत प्यार करता है, शायद वो कभी भी मेरा नहीं हो पाएगा। मैं बेकार कोशिश कर रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत का जो समंदर देखा है, वो कभी भी अपने लिए नहीं देख सकती। मर्द किसी औरत से जुनून की आखिरी हद तक मोहब्बत सिर्फ एक बार ही करता है, और अनान सिकंदर खान अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका है। वो अपना जुनून, अपनी दीवानगी किसी और पर लटा चुका है। अब उसकी ज़िंदगी में आने वाली कोई भी औरत कभी भी आशी नहीं हो सकती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके लफ्ज़ों की गहराई को मरियम भी समझ चुकी थी। मैं मानती हूँ अनान अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत कर चुका है, अपना जुनून, अपनी दीवानगी आशी पर लगा चुका है, लेकिन तुमने तो अपने हिस्से की मोहब्बत नहीं की। तुमने तो अपनी दीवानगी, अपना जुनून किसी को नहीं दिखाया। क्या तुम्हारा जुनून, तुम्हारी दीवानगी, तुम्हारी मोहब्बत तुम दोनों के लिए काफ़ी नहीं होगी? तुम अनान से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो, ये तो जज्बा खुद ब खुद जगाएगा। मुझे यकीन है तुम्हारी मोहब्बत अनान और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी होगी। बस हिम्मत मारना मत हारना। मोहब्बत में हार मान जाने वाले कभी जीत नहीं पाते। वो इसे अपने सीने से लगाए समझा रही थी जब अनान कमरे में दाखिल हुआ। ने कहा, किरा समझदार होगी, मौलवी साहब आने वाले हैं, तैयार हो। वो एक नज़र आकांक्षा के रोए हुए चेहरे को देखकर मरियम से मुखातब हुआ था। माहौल बहुत अफसरदा था। आकांक्षा के आंसू और अम्मा की दुआ में मरियम हमेशा के लिए इस घर से रुखसत होकर अपने पिया के घर जा चुकी थी। हाँ, लेकिन जाने से पहले कह गई थी कि उसकी माँ का ख्याल अब से उनकी दूसरी बेटी रखेगी। अनान को तो बस ये सोच सोच के गुस्सा आ रहा था कि आखिर कैसे कोई अपनी बेटी की जगह किसी दूसरी लड़की को दे सकती है। कैसे इन दोनों ने अपनी बेटी की जगह किसी और लड़की को कबूल कर लिया। वो अपने गुस्से का इज़हार लम्हा लम्हा लोगों पर कर रहा था। कितनी बार कह चुका था कि आशी की जगह आकांक्षा नहीं ले सकती। अब इस लड़की को फजूल में सर चढ़ा रही हैं। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है और ना ही कभी
हो सकता है, लेकिन मरियम और अम्मी दोनों ने इसकी बातों का कोई खास असर नहीं लिया था। वो तो अम्मी से आशी भी कहने लगी थी और यही बात उसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। रुखसी के बाद मैं सब मेहमान रुखसत हुए तो वो आशी कमरे की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन उसके कमरे में उसे देखकर उसे अच्छा खासा गुस्सा आ गया। मतलब अब वो आशी के रूम में भी रहेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह इंतहाई गुस्से से उसे आशी की नाइट ड्रेस में मलबूस देखकर बोला। सोने की तैयारी कर रही हूँ, फ्यूचर हस्बैंड, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना नहीं पता कि शादी से पहले लड़की के कमरे में आना अलाउड नहीं होता? अपनी शरीर तबीयत के मुताबिक शरारती अंदाज में बोली थी, लेकिन उसका ये अंदाज अनहान को तपा गया था। बस कर दो आकांक्षा, इस बकवास को बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, सुबह होते ही निकलो यहाँ से। अब वो फैसले पर आया था, अब ये लड़की मजीद यहाँ नहीं रह सकती। मैं आंटी की मेहमान हूँ, तुम्हारी नहीं। जता लिया गया तो सिर्फ इनसे ही बात करो, मेरी जान छोड़ो। वह बदलियाजी का मुजाहिरा कर रहा था। ये तो अब मुमकिन नहीं है खान साहब। आकांक्षा की गंदी नज़र अब आप पे है, लेकिन आप ने घबराना नहीं है। वो एक आंख दबाकर शरारत से बोली, जबकि अनान को मजीद उसके मुंह लगने से वहाँ से जाना बेहतर लगा। तो मेरी जान, मैंने कब कह दिया कि वो आशिया या उसकी जगह ले सकती है? उसको इतने गुस्से को देखकर अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए पूछा था। जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो आशी नहीं है और ना ही उसकी जगह ले सकती, लेकिन आपने आशी की सारी चीज़ें उसे इस्तेमाल करने के लिए दे दी हैं। ना सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, बल्कि वो आशी की हर चीज़ पर इस तरह से कब्जा जमाए हुए जैसे वो इसकी अपनी हो। और अब इसके कमरे में इसकी नाइट ड्रेस पहन के बैठी है। अपने गुस्से को अब इन पर निकाह रहा था। वो तुम्हारे पीछे जल्दबाजी में यहाँ आ गया, अपना सामान तक नहीं लाई। यही वजह है कि मरियम ने उसे आशी की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दे दी। आशी की चीज़ें किसी के इस्तेमाल में नहीं है। अच्छा है ना, बच्ची को फ़ायदा होगा। अम्मी जान के लिए जैसे ये बात कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। आप जानती है ना वो यहाँ किस मकसद से आई है। उसके बावजूद भी आप ये सब कुछ कर रही हैं। अना ने समझाने की कोशिश की। हाँ मैं जानती हूँ वो यहाँ तुम्हारे लिए आई है। उसका दावा है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। मैं तो बस देख रही हूँ कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हारी मोहब्बत में वो आशिता को कबूल कर रही है, एक हारे हुए शख्स को कबूल कर रही है। उसकी मोहब्बत वाकई मिसाली है, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी नज़र में उसकी ये मोहब्बत कोई अहमियत नहीं रखती और आप भी उसे कोई अहमियत ना दें, यही बेहतर होगा मालिए। मुझे लगा था कि अगर आप उसे आशी के बारे में कुछ बताएंगी तो वो हार कर चली जाएगी, लेकिन ये तो जान का रोग बन गई है। इसे यहाँ जाने का नाम नहीं ले रही और आप भी उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही हैं। अब वो इन पर गुस्सा होने लगा था। मैं उसके साथ बुरा सलूक क्यों करूँ? अनान इतनी प्यारी बच्ची है और सबसे बढ़कर वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहती है, तुम्हें खुश रखना चाहती है। वाला मुझे इस बात से ज़्यादा और किस बात की खुशी हो सकती है? तुम आशी को बुलाकर आगे बढ़ो, यही ज़िंदगी है। सारी ज़िंदगी आशी के नाम पर बैठे रहना बेवकूफ़ी है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम आशी को भूल जाओ या उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो। 4 महीने की शादी थी, वो सिर्फ 4 महीने रही वो तुम्हारे साथ, और तुम इन 4 महीनों की शादी को यादों में खुद को ख़त्म कर रहे हो। तुमने अपने गम में अपने माँ बाप से उनकी हर खुशी छीन ली। वो माँ बाप जो तुम्हें मुस्कुराते देखकर जीते हैं, तुम्हें खुश देखकर वो सांस लेते हैं, तुम्हारी खुशियों की दुआएं मांगते हैं। तुमने उससे दुआओं का हक छीन लिया, उनसे सांस लेने की इजाज़त छीन ली। तुमने अपने माँ बाप से खुशियाँ छीन लिया। नान तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने वालिदैन से उनकी खुशियाँ छीन लो, जो तुम्हारी खुशियों के लिए पल पल दुआ गो रहते हैं। मैं अपने माँ बाप को उनकी ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई भी खुशी इस लड़की से जुड़ी हुई नहीं है। आप मेरी आशी की जगह किसी और को देने की तैयार हैं तो ठीक है, दे दीजिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरी आशी की जगह कोई नहीं ले सकता। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वो इंतहाई गुस्से से कमरे से निकल गया, जबकि अम्मी जान ने उसके गुस्से पर सिर्फ मुस्कुरा दी थी। आशी बेटा तो तू ठीक कहती थी, उसे कोई बात समझाना दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन काम है। वलीमे पे आना तो था, उसकी जिम्मेदारी थी, बहन का हक अदा करना था, वरना इसका उस तरफ आने का कोई इरादा नहीं था। वो पूरी महफिल में थोड़ी देर के लिए नजर आया, मरियम और अम्मी से मिला और फिर गायब हो गया। वो इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुकी थी। आखिर वो आया था तो गया कहाँ? मरियम और अम्मी जान से पूछा तो वो भी यही बता रही थी कि यहीं था, अब ना जाने कहाँ चला गया। उसकी परेशानी देखते हुए अम्मी जान ने जब हनान को फ़ोन किया तो पता चला कि वो अपने घर जा रहा है। वापस तब आएगा जब वो लड़की वहाँ से चली जाएगी। तो जनाब हमसे छुप कर वहाँ से चले गए हैं। फिर क्या हुआ? मैं भी उसके पीछे पीछे होंगी। वो बिना कुछ भी सोचे समझे उसके घर का एड्रेस लेकर उसके घर की तरफ आई, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। वो वहीं दरवाजे पर ही बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी। ना जाने वो कहाँ गया था। ये शायद घर में इसके अलावा और कोई नहीं रहता था, तभी तो कहीं भी दरवाजे पर ताला लगा कर चला गया। सुबह से शाम हो चुकी थी, वो वहीं भूखी प्यासी बैठी रही। आते जाते कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन उसके मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर किसी ने भी पूछने की गलती नहीं की। मोहतरमा आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगा तो वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए दरवाजे की तरफ आया और उसके वजूद को नज़रअंदाज करते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। हनान कहाँ थे तुम?
मैं सुबह से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम न जाने कहाँ हो, क्या कर रही हो। वो इसके बेचैनी को नोट किए बगैर बोली थी। वो इसको देखे बिना ही अंदर की तरफ गया और बेचैनी से कुछ ढूंढने लगा। वो भी इस पीछे पीछे आई थी, जबकि इसको नज़रअंदाज करता इसे मज़ीद सुलगा गया था। और हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे क्या। जब दिल चाहे मुझे नज़रअंदाज करोगी, जब दिल चाहेगा बात समझते क्या हो। मोहब्बत की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेमोल हूँ। वह इंतहाई गुस्से से इसका बाजू अपनी तरफ मोड़ कर बोली थी, शट अप, जस्ट शट अप। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो क्या मैं तुम्हारी पूजा करूँ, तुम्हारे आगे पीछे घूमूँ, तुम्हारी जी हजूरी करूँ, क्या करूँ? बोलो। मैं इंतहाई गुस्से से बोला था, कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, मुझसे मोहब्बत करके। और तुम जैसी लड़कियों का तो काम आज एक और कल दूसरा बॉयफ्रेंड रखने की। एक बात कान खोल कर सुन लो लड़की, तुम्हारी मोहब्बत मेरी नज़र में इतनी अहमियत भी नहीं रखती कि मैं खड़ा होकर तुमसे बात करूँ। तुम जैसी करेक्टर लूज़ करेक्टर और गिरी हुई लड़की मेरी तो क्या किसी भी मर्द की मोहब्बत के काबिल नहीं है। किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि एक इंसान अगर इग्नोर कर रहा है, तुमसे बात नहीं करना चाहता तो उसे छोड़ दो, बख्श दो इसकी जान को। लेकर नहीं, तुम तो मेरी जान का अजाब बन गई हो। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बाहर में गई तुम्हारी मोहब्बत। मेरी नज़र में तुम्हारी मोहब्बत की कोई औकात नहीं है। तुम मेरी आशी के कपड़े पहनकर उसकी तरह बनने की कोशिश ज़रूर कर सकती हो, लेकिन कभी बन नहीं सकती। ये दिल है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आशी रहती है और कोई भी नहीं है। तुम जैसी 2 टके की लड़की कभी आशी की जगह नहीं ले सकती। आशी मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा जुनून है। आशी मेरे दिल में नहीं, मेरी रूह में बसी, और तुम कभी भी आशी की जगह नहीं ले सकती। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आशी है। इसलिए बंद करो अपनी ड्रामाबाजी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता। मोहब्बत तो दूर की बात है, जाकर अपनी अदाओं से किसी और का दिल बहलाओ। अनान सिकंदर खान का दिल इतना सस्ता नहीं है कि तुम जैसी 2 टके की लड़की पर आ जाए। वो जल्दी से कुछ कागजात उठाता, उसके आंसू नज़रअंदाज किया, वहाँ से निकलता चला गया, जबकि उसकी बातों ने, उसके अंदाज ने आज पहली बार इसे हर्ट किया था। ये अहमियत थी उस शख्स की नज़रों में उसकी मोहब्बत की, ये सोच थी उसकी ज़ात के बारे में। उसकी मोहब्बत इतनी सस्ती थी उसकी नज़रों में। नहीं, अब और नहीं। वो अपनी मोहब्बत की मज़ीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसने गलत शख्स से मोहब्बत की है। देखो बेटा, तुम अपने घर क्यों जा रही हो? तुम पेरिस वापस चले जाओ, मैं सारे इंतजाम करवा देती हूँ। उसके फूट फूट कर रोने पर अम्मी हार कर रह गई। वो क्या सोच रही थी और क्या हो गया? नान ने इस तरह से उसका दिल दुखाया था कि वो खुद भी कुछ ना कह पाई। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तौहीन कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करती, और अपनी इज़्ज़त नफ्स की तौहीन तो बर्दाश्त करना किसी के बस में नहीं थी। तो वो कैसे इससे उम्मीद रखती कि वो अपने आप को अनान के सामने गिरा कर अनान की बातें जब उसने उनको बताई तो उनका ये कहना था कि उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ तुम। नहीं, लेकिन अनान तुम्हारे काबिल नहीं है। नहीं आंटी, मैं वापस पेरिस नहीं जाऊंगी, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी। वो मुझसे खफा है, मैंने हमेशा अपनी तरफ से नाराज़ रखा है, कभी खुश नहीं होने दिया। 5 साल पहले मेरी मामा इस दुनिया से चली गई। मैंने अपने बाबा के करीब जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताई अम्मी ने कभी भी मुझे उनके पास नहीं जाने दिया। और फिर बाबा के दिल में भी शायद मेरे लिए कोई ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए वो भी अपने आप को काम में मसरूफ़ कर चुके थे। मैं जितना अपने बाबा के करीब जाने की कोशिश करती, वो इतना ही मुझसे दूर चले जाते। फिर मैंने अपने बाबा से दूर रहना शुरू कर दिया। आपने उनसे बात नहीं कर आप मैं उनसे बात नहीं करती। हफ्ता हफ्ता मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी। बाबा शिकायत करते तो कहती थी कि आप खुद ही अच्छे बाबा नहीं हैं, अच्छे बाप नहीं हैं। हम दोनों की इस दूरी का ताई ने बहुत फ़ायदा उठाया। वो बाबा को मेरे खिलाफ़ करने लगी। बाबा उनके मुँह से जो भी सुनते उस पर यकीन कर लेते। फिर पिछले 2 साल से मेरी शादी के पीछे पड़ गए। बहुत मुश्किल से मैंने बाबा से पेरिस जाने की इजाज़त मांगी थी। इसमें नीलम और सुंदर ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अब और नहीं। मैं अपने बाबा के पास रहना चाहती हूँ। अब मैं ताई अम्मी को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं करने दूँगी। जो मेरे बाबा चाहेंगे वही होगा। मैंने 5 सालों में अपने बाबा का बहुत दिल दुखाया है, और शायद अनान के गम को अपने बाबा के गम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शायद अनान की दी हुई तकलीफ़ को अपने बाबा की तकलीफ़ पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। वो गई तो मरियम भी रस्म अदा करने के लिए आई हुई थी। उसके गले लगकर ऐसे रोई जैसे एक बार फिर से उसकी बहन मार गई हो। काश अनान इसकी फीलिंग को समझ आता। काश वो समझ आता कि वो इसकी आशी की जगह लेने नहीं बल्कि अपनी जगह बनाने आई है। पेशेंट की हालत बेहतर है, प्लीज़ इन्हें टेंशन मत दीजिए। आप जानते हैं इनकी हालत कैसी है। इसके बावजूद इतनी ज़्यादा टेंशन में इनका बीपी शूट कर गया। उनका ख्याल रखें डॉक्टर, इन लोगों से कहता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी जान परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बाबा ने उसे समझाते हुए अपने सीने से लगाया। मिसेस खान का ब्लड प्रेशर बुरी तरह से शूट कर चुका था। दोनों बाप बेटे उनको लेकर अस्पताल आए हुए थे। वो शादी से घर ही आ रहा था जब बाबा का फ़ोन आया कि मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वहीं से सीधा घर आया था, लेकिन माँ की इतनी ख़राब हालत देखकर वो बहुत परेशान हो चुका था।
डॉक्टर ने पुरानी रिपोर्ट मंगवाई जैसे लेने वो घर गया था और वहाँ आकांक्षा को देखकर इसका दिमाग एक बार फिर से घूम गया था। यही वजह थी कि वो आकांक्षा से बहुत बदतमीजी से बात करके आया था, यहाँ तक कि उसे ऐसी बातें सुनाई जो शायद कभी भी एक लड़की बर्दाश्त ना करे। बाबा मामा की परेशानी की वजह मैं हूँ ना, मेरी वजह से वो इतनी परेशान रहती हैं, इतनी टेंशन में रहती हैं। वो उदासी से बोला तो बाबा के पास कोई जवाब ना था। कौन सी माँ अपने जवान बेटे को मरते देखकर खुश होती होगी। अनहन वो तुम्हारे लिए दिन रात परेशान रहती है, ये सोच उसे जीने नहीं देती कि उसका बेटा यूँ घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। बाबा जैसे आज कोई भी राज ना रखने की ठान ली थी। वो भी तंग आ चुके थे उसकी इस रूटीन से। आशी के जाने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का दायरा अपने तक महदूद कर लिया था, जैसे उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आशी हो, आशी के अलावा उसका अपना कोई वजूद ही ना हो। अनहन कब तक यूँ ज़िंदगी गुजारोगी? क्या तुम्हारे लिए सिर्फ आशी सब कुछ है? क्या हम लोग कुछ भी नहीं है? बाबा अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए इसके करीब से उठकर अंदर चले गए, जबकि अनहन दरवाजे के बाहर खड़ा खामोशी से अपनी बीमार माँ और मजबूर बाप को देख रहा था। अब क्यों आए हो यहाँ? कुछ बाकी रह गया? अब यूँ आए हो यहाँ? कुछ बाकी रह गया क्या? चले जाओ यहाँ से। अम्मी जान ने दरवाज़ा खोलते ही उसे दरवाजे पर देखकर नज़ाई को उसे सिखा था। आज उसने उनका भी दिल दुखाया था। अम्मी, मैं इसको सॉरी बोलने आया हूँ, शायद मैं बहुत बेतुकी फजूल बातें कर गया। दरअसल अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो दरवाजे पर उसे बैठे देखकर मेरा दिमाग घूम हो गया। वो अपनी सफाई पेश करने लगा। तुमने तो उसे बहुत बदतमीजी की, लेकिन बेतुकी और फजूल बातें नहीं बल्कि इंतहाई नीच गिरी हुई बातें की। तुमने उसका दिल दुखाया। क्या गलती है उस मासूम लड़की की? सिर्फ इतनी सी कि तुम्हें तुम्हारे अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाना चाहती है, तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहती है, तुम्हें खुशियाँ देना चाहती है। उसका कसूर इतना बड़ा था नहीं जितनी बड़ी सज़ा तुमने उसे दी है। तुमसे मोहब्बत करने की सज़ा में तुमने उसकी ज़ात को झंझोड़ कर रख दिया। किसी की मोहब्बत का ये अंजाम ना हो। अनहन चली गई है वो यहाँ से, फिक्र मत करो, अब तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तुम्हारी आशी की सारी चीज़ें भी यहीं रखी हैं, जाते हुए ले जाना तो क्या कोई और यहाँ आकर आशी की चीज़ों को कभी हाथ ना लगाएं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी तुमसे, वो तुम्हारी आशी की जगह ले नहीं रही थी बल्कि अपनी जगह बना रही थी। तुम्हारी ये सरदर्मी, तुम्हारी ये बेजा जिद ने आज मुझसे दूसरी बार मेरी बेटी छीन ली। तुमने इस मासूम लड़की की ज़ात पर नहीं उंगली उठाई, आज तुमने अपनी माँ का दिल तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से। अम्मी रोते हुए दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर चुकी थी। वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए पाकिस्तान चली गई और अब 15 दिन के बाद घर आकर ये रोना धोना मचा रही है। अंदाज़ा भी है ख़ानदान भर में कितनी बदनामी हुई है हमारी। तुम्हारा बाप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पहले ये बताओ, लड़की इतने वक्त कहाँ थी और घर क्यों नहीं आई? ताई अम्मी को अजीज़ के सामने खड़ी थी, जबकि वो बाबा के सीने से लगी बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रही थी। अब बस कर दे भाभी, घर तो आई है क्या? ना काफ़ी नहीं है, अनवार आज से बोले। और अनवार भाई, मैं तो बस पूछ रही हूँ, ये कोई तरीका है इस तरह वहाँ से चली आई? कम से कम हमें फ़ोन करके बता तो सकती थी। अगर किसी दोस्त के घर जा रही थी तो मैं बताना इसका फ़र्ज़ बनता है। हम घर वाले हैं, इसकी जवान जान बच्ची न जाने कहाँ चली गई और आपको तो बस बेटी वापस मिलने की खुशी ख़त्म नहीं हो रही। उसे इस तरह से सीने से लगाने पर ताई अम्मी ने चोट की थी, लेकिन आज तो बाबा को भी इनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन आज तो बाबा को भी इनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी बेटी ने सदियों बाद मिली हो। और ऐसा भी इत्तेफाक से पहली बार हुआ था कि बाबा ताई अम्मी के सामने उसकी साइड ले रहे थे। बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। ताई अम्मी को नज़रअंदाज किया, उनके सीने से लगी मोहब्बत से बोली थी, जिस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे मज़ीद खुद में समेट लिया था। मेरी जान, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने भी नहीं दूंगा। वो इसके माथे पर बोसा देते हुए मोहब्बत से बोले, जबकि ताई अम्मी उनकी मोहब्बतों पर मुंह बना के वहाँ से उठकर अंदर चली गई। बेटा, मुझे सच सच बताओ, वो लड़का कौन था जिसके पीछे तुम पाकिस्तान आई? उनके अंदर जाते ही बाबा ने सीरियस अंदाज में उससे पूछा था, जबकि वो तो अपने बाबा का चेहरा देख कर रह गई। मेरे बार बार पूछने पर अजरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम पाकिस्तान किस लड़के के पीछे आई थी? बताओ, मेरा जान लड़का कौन है? अगर तुम इससे मोहब्बत करती हो तो मैं तुम्हारे लिए उसे कहीं से ढूंढ निकालूंगा। बाबा ने जैसे उसकी आंखों की वीरानी को महसूस कर लिया था। इतनी बदनामी होने के बावजूद भी बाबा उसे उसकी पसंद पूछ रहे थे। वो जानती थी उसके यहाँ ना आने की वजह से ख़ानदान भर में बाद में फैली हुई थी कई बातें फैली हुई थी। बाबा से सिर्फ मेरी गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं। वहाँ उसे देखकर मुझे लग रहा था कि उसे मेरे लिए बनाया गया है, मैं उसे पालूंगी, वो मेरा होगा। लेकिन बाबा, वो मेरा नहीं हो सकता। वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी बीवी की डेथ हो गई थी। मैं फजूल में उसके पीछे भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे मेरी औकात ऐसे तरीके से याद करवाई कि अब मैं कभी भी उसके पीछे नहीं जाऊँगी। आई एम सॉरी बाबा, इसकी मोहब्बत में मैं आपका वकार भी गर्क करने जा रही थी, जबकि आप इतने प्यारे हैं मुझसे।
इतने प्यार से मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। हम इसकी मोहब्बत में आपकी इज़्ज़त को सबको दांव पर लगाने चली थी। उसके इस अंदाज़ पर वो फूट फूट कर रोती बताने लगी, जबकि बाबा उसके इस तरह से रोने पर उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगाए समझाने लगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची, सारी गलती मेरी है। तुम्हें जवानी की दहलीज पर छोड़कर मैंने इस तरह से दामन छुड़ाया जैसे मेरा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं है। एक बच्ची जब छोटी थी, उसका बाप हर मुमकिन तरीके से इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश में जुटा रहता, और जब वो असल आवाश होश आवाज़ की तरफ आते हुए थे, उसके सामने अपनी पसंद का इजहार करती है, तभी पसंद के मुताबिक शादी करने दें तो वो बागी हो जाएगी। अगर इससे लड़के के मामले में पसंद पूछ लें तो वो इसका इज़्ज़त और वक़ार रौंद डालेगी। जबकि सच तो ये है कि एक बेटी को सबसे ज़्यादा अपने बाप की ज़रूरत तब होती है जब वो अपनी मर्ज़ी का जीवन साथी चुनती है। जब उसे अपने म्यार के मुताबिक इंसान की तलाश होती है तो वो वही बात गैरत के नाम पर अपनी बेटी को किसी के साथ भी बांध कर ये साबित कर देता है कि ऐसे मामलात में लड़कियों से नहीं पूछा जाता। कल तक मेरी भी यही सोच थी कि मैं जिससे चाहूँगा तुम्हारी शादी कर दूँगा, लेकिन अब नहीं, मैं जानता हूँ तो मेरी बच्ची अपना इतना शौक़ रखती है, उसे अपने बारे में सब कुछ पता है, उसको आके अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बच्ची से बिना पूछे उसका निकाह नहीं किया था, लेकिन जब उनकी सबसे प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा का रिश्ता हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से आया तो उनका सवाल भी यही था कि अगर मेरी बेटी की इजाज़त हो तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। अगर हमारे नबी ने बेटियों के लिए ये हक़ रखा है तो वो खुद अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकती हैं, तो इनकी पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। तुम जैसे चाहो कि तुम्हारी शादी उसके साथ करूँगा। तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन रिश्ता आया था, लेकिन जब मुझे अज़रा ने उस लड़के के बारे में बताया तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहे, इसलिए मैंने उनको इनकार कर दिया। बाबा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं बाबा, अगर आपको वो रिश्ता मेरे लिए मुनासिब लगता है तो आप बेशक कर दें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैंने सायों के पीछे भागना छोड़ दिया, आपको जो ठीक लगे मुझे मंजूर है। वो उनसे कहते हुए आस्ता से उनके करीब से उठकर अपने कमरे में चली गई। ताई अम्मी किचन में उनकी बातें सुन रही थी, उसके जाते ही बाहर आ गई। देखा अनवर साहब, अब तो आपको सुकून मिल गया ना, मिल गई आपको आपकी बेटी की इजाज़त। आप दूसरे रिश्ते की बात क्यों नहीं की? इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी इसे यूं हाथ से ना जाने दें। हमारी बच्ची राज करेगी, राज। मेरी माँ ने तो अब ये रिश्ता तय कर दें। वैसे भी ना जाने कौन था जिस केस में ये वहाँ से पाकिस्तान आ गई। बेहतर है कि हम जितनी जल्दी हो सके इसकी याद पीले कर दें। मेरा मतलब है बच्ची की ज़िंदगी संवर जाएगी और वो इस शख्स को भी भूल जाएगी जिसके लिए वो पाकिस्तान आई थी। उनकी नज़रों ने अचानक ही उनके लहजे में आकांक्षा के लिए मोहब्बत भर दी थी। बाबा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में सारे लाते उठकर बाहर चले गए। क्या बात है अनान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? मामा उसके पास बैठी कब से उसके चेहरे को देख रही थी। उसने मुस्कुरा कर नाम में सारे लाया। वो बाहर आ गया। वो काफ़ी परेशान लग रहा था कुछ दिनों से, और उसकी ये परेशानी सब ने नोट कर ली थी। उसके बाद वो वापस अम्मी जान से मिलने के लिए नहीं गया था। 2-3 बार फ़ोन पर उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की। मतलब वो इससे अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी। ऐसे उसे भी अपनी उस दिन वाली गलती का बहुत अफसोस था। जो भी हुआ गलत हुआ। उसे आकांक्षा से इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी कि उसने आकांक्षा के लिए बहुत गलत अल्फाज का इंतखाब किया था। वो इससे माजरत करना चाहता था। जिस तरह से अनान ने उसकी मोहब्बत की तौहीन की थी अपने अल्फाज पर, वो बाद में जी बार कर शर्मिंदा हुआ था कि इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसने लड़की ज़ात के लिए। वो इतनी गिरी हुई घटिया बातें कैसे कर गया? उसे एक बार ख्याल ना आया कि जब वो इश्क मोहब्बत में उतारा हुआ था तो वो भी सही गलत की पहचान खो बैठा था, लेकिन वो तो मर्द था। क्यों हमारे माशरे में लड़की की मोहब्बत को इतना हक़ीर समझा जाता है? क्यों हमारे माशरे में लड़कियों को खुलकर अपने जज्बात का इज़हार करने की इजाज़त नहीं? क्यों हमारी नज़रों में लड़की की मोहब्बत की कोई कदर नहीं? अगर लड़की खुद उठकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करती है तो ज़रूर बद-अख़लाक़ और आज़ाद सोच वाली है। अनान को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने नीलम से फ़ोन पर बात करके उससे आकांक्षा का एड्रेस मांगा था, लेकिन नीलम ने भी कह दिया कि उसे मज़ीद हर्ट ना करें। आपकी मोहब्बत में वो पाकिस्तान तक आई, लेकिन जो आपने किया वो बहुत गलत है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनान भाई, नीलम के अल्फाज से उसे मज़ीद खुद पर गुस्सा आया था। नीलम ने कभी इससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने हमेशा उनके लहजे में अपने लिए एहतराम महसूस किया था, लेकिन इस वक्त वो नीलम के लहजे में अपने लिए मायूसी महसूस कर रहा था। ताई हमें इतनी जल्दी शादी? ताई ने जैसे ही उसे अंदर आकर बताया था उसके बाबा इसका रिश्ता कर रहे हैं, उसने परेशानी से पूछा था। हाँ तो पिछले हफ्ते तुमने खुद ही तो अपने बाप से कहा था कि जहाँ वो बेहतर समझे तुम्हारा रिश्ता कर सकता है। वो सारा सिर्फ ड्रामा था, वक्ती बातें थी जो तूने अपने बाप से कही। वो इस मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए बोली, नहीं ताई अम्मी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, बस मुझे इतनी जल्दी इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। वो नज़र चुरा गई।
हाँ लड़की, हम लोग तो तुम्हारी उम्मीद पर बैठे हैं। बाप को तो न जाने कौन सा नशा चढ़ा है जो तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनता, जबकि इस तरफ से 10-15 दिन से घर से गायब लड़की को पलकों पर बिठाया जा रहा है। पूरे ख़ानदान में हमारी थू थू हो रही है, लेकिन मुझसे ये झूठी मोहब्बत के ड्रामे नहीं होते। मेरी नज़रों में इस लड़की की कोई औकात नहीं है जो इतने दिन घर से गायब रही। शुक्र कर तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, वरना तो जैसी लड़की को अब पूछता ही कौन है, उसके साथ क्या क्या करके आई है तू, और अब मासूम मन के बाप की इजाज़त दे रही है कि मेरी शादी करा दो। ताई गुस्से से कहती मुँह बना रही थी। ताई अम्मी, मुझे नहीं पता आप क्या बातें कर रही हैं, लेकिन आपकी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे बाबा को मुझ पर यकीन है और किसी और के एतबार की मुझे ज़रूरत नहीं। अगर बाबा ने मेरा रिश्ता कर दिया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आपकी नज़रों में मेरी पहले कौन सा कोई औकात थी जो अब होगी, लेकिन हमारी मैं भी नहीं जा रही आपके लिए। वो आईना दिखाते उठकर वॉशरूम में बंद हो गई थी, यानी कि साफ अल्फाज में जो वो ये कह रही थी कि निकल जाओ मेरे कमरे से। हाँ हाँ, यही सिखा के गई है तेरी माँ तुझे, बड़ों से बात करने का सलीका तक नहीं सिखाया। मनहूस कहेंगी, मुझे कहती है कोई औकात नहीं तेरी, तुझे इस घर से दफ़ा करके सारी ज़िंदगी मुँह नहीं लगाऊंगी। यहाँ मैं तो मरी जा रही हूँ आपके मुँह लगने के लिए। वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आई थी जिसने ताई अम्मी को मज़ीद गुस्सा चढ़ा दिया, लेकिन इस वक्त अपनी मज़ीद बेइज्जती करवाने से वो कमरे से बाहर निकलना बेहतर समझती थी। इतनी जल्दी शादी कैसे करवा सकते हैं हम लोग, बाबा परेशान थे। अरे जल्दी वाली कौन सी बात है, 22 साल की तो वो भी हो गई है। अभी ना अच्छा रिश्ता आया तो हम क्या नखरे करते रहेंगे। अभी तो किसी को पता भी नहीं कि ये 10-15 दिन घर से गायब रही है। ताई की सुई वहीं पर लटकी हुई थी। भाभी, आप मेरी बात को नहीं समझ रही। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं और मैं इतनी जल्दी शादी के हक़ में नहीं हूँ। बाबा ने समझाना चाहा। शादी ब्याह के मामला जल्दी ही तय किए जाते हैं अनवर साहब। मैं तो कहती हूँ कि कल के बजाय आज करो निकाह। बच्ची जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए इतना ही जल्दी अच्छा है। और वो कौन सा आज ही बारात लेकर आने हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ निकाह की बात हो रही है। निकाह के बाद बच्ची के दिन डलेंगे, मेहंदी करवाएंगे, मायूं होगी, फिर जाकर कहीं शादी और उख्ती की बारी आएगी। इतना अच्छा रिश्ता इस तरह से नखरे करके तुम नाशुक्री कर रहे हो। अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ताई ने समझाते हुए कहा, मैं एक दफ़ा लड़के को ठीक से जानना चाहता हूँ। लड़का पहले ही शादीशुदा है, मैं अपनी बेटी को किसी जहन्नम में नहीं फेंकना चाहता। बाबा इंतहाई परेशान थे। देख रहा हूँ अनवर मियाँ, पूरी बरादरी में ये बात फैल चुकी है कि तुम्हारी बेटी 10-15 दिन घर से गायब रही है। न जाने लोग कैसी कैसी बातें करें। ऐसे में इतना अच्छा रिश्ता आया और लड़का शादीशुदा था, अब नहीं है। और घर वाले और ख़ानदान, देखो इतने बड़े ख़ानदान से रिश्ता आया और तुम ये सब कुछ सोचने में बैठ गए। अगर इस रिश्ते से इनकार किया तो याद रखना तुम्हारी बेटी के लिए और कोई रिश्ता नहीं आएगा। भाभी, आप बार बार इन दोनों का जिक्र करती हैं। मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है, उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए इस तरह से किसी के साथ भी ब्याह कर दूं। बाबा ने इस बार गुस्से से कहा था। अनवर मियाँ, तुम्हें यकीन है अपनी बेटी पर? दुनिया वालों को नहीं, ख़ानदान वालों के सामने जिस तरफ से चेक चेक करिए उछलती कूदती है, कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। ख़ानदान में तो किसी के साथ मिजाज नहीं मिलते। इस लड़की की सारी ज़िंदगी ऐसी बैठी रहेगी। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मैं तो शुक्र मनाना चाहिए कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इतना बेहतरीन रिश्ता आया है। और तुम्हें यहाँ परेशानियाँ खाई जा रही हैं। बीमार औरत न जाने कितने दिन जिएगी। मरने से पहले अपने बेटे को खुश देखना चाहती है। अकलौता घर है, अकलौता लड़का है, घर बार सारी जायदाद उसके नाम है। इतना बड़ा इज्जतदार ख़ानदान है और तुम यूँ नाशुक्री कर रहे हो। अगर आकांक्षा की तरह मेरी बेटी का यहाँ रिश्ता होता तो मैं दे देती। ताई ने अपनी तमन्ना उनके सामने बयान करते हुए कहा। बाबा, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। कमरे के अंदर कब से वहीं लोगों की आवाज़ें सुन रही थी। ताई जो जानबूझकर इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ बात कर रही थी, कमरे तक इसकी आवाज़ आई। बाबा, मुझे ये रिश्ता कबूल है। ताई ठीक ही कहती है। मुझे इस तरह से पेरिस से पाकिस्तान आकर गायब नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से पूरे ख़ानदान में आपकी बेइज्जती हो रही है। मुझसे गलती हुई है बाबा, लेकिन इस गलती की सज़ा मैं आपको नहीं भुगतने दूँगी। वो लोग निकाह के लिए आना चाहते हैं, उन्हें बुला लीजिए। वैसे भी मैं जल्द से जल्द किसी रिश्ते में बंद कर नामहरम के बारे में सोचना चाहती बंद कर नामहरम के बारे में सोचना छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे मकसद में कामयाब करने के लिए मेरी मदद करें। कुछ ही दिन में उसका रोश हर वक्त चमकता चेहरा मुरझा गया था। कुछ ही दिन में उसका रोश हर वक्त चमकता चेहरा मुरझा गया था। बाबा तो अपनी इस मासूम बच्ची को देखकर परेशान होकर रह गए थे। सुन लिया अनवर मियाँ, आप बेटी की इजाज़त मिल गई, अब देर न करो। ऐसे रिश्ते किस्मत से आते हैं। ताई ने बोलना ज़रूरी समझा था।
एक हफ्ते में इसका निकाह था। नीलम, सुंदर, सदरा तीनों ही पाकिस्तान आ चुकी थी। मरियम को उसने खुद फ़ोन करके अपने निकाह के बारे में बताया था। उसने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हालांकि नीलम ने एतराज़ किया था। उसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नान को बुलाने का ये कौन सा तरीका था कि वो खुद किसी और के साथ रिश्ते में बंध जाए। लेकिन आकांक्षा ने उसे ये कहकर मुतमईन किया था कि वो सारी ज़िंदगी इसकी यादों में बंद कर नहीं रहना चाहती। वो कोई कमज़ोर लड़की नहीं है जो मोहब्बत से नाकामी के बाद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे या एक कोने में बैठकर सारी ज़िंदगी रोती रहे। वो रोएगी नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और अनान को बुलाकर मरियम और आंटी दोनों ने इससे शादी पर आने का वादा किया था। लेकिन इन दोनों की नाराज़गी अनान से अब भी बरकरार थी। आकांक्षा ने फैसला कर दिया था वो अनान को खुद पर हावी नहीं होने देगी। वो इसे बुलाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। वो जानती थी अनान को बुलाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो अपने बाबा को भी अब मज़ीद और कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मेहंदी की रस्म अदा हो रही थी। ब्लू साड़ी में एक मोअज़्ज़ज़ खातून ने दूल्हा की तरफ से रस्म अदा की थी। दूल्हा की तरफ से ज़्यादा लोग मेहंदी की रस्म में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी दूल्हे के दोस्तों ने खूब रौनक लगाई थी। दूल्हा खुद नहीं आया था, उसे देखने की ख्वाहिश भी ना थी, लेकिन दिल है कि जो दोस्त यहाँ आए थे उन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा रखा था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो दुल्हन से भी मिलेंगे, लेकिन वो पहले ही अपने कमरे में आ गए। उसका दिल किसी से भी मिलने को नहीं गा रहा था। वो सब लोगों से अपनी हालत छुपाना चाहती थी, किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि इसके अंदर की दुनिया में क्या तूफ़ान मचा हुआ है। वो खामोश थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी आंखों में जो तहरीर थी वो नीलम से छुपी हुई नहीं थी। उसे भी अपने कमरे में आए हुए कुछ वक्त गुजरा था जब नीलम इसके पीछे ही अंदर आ गई। वो औरत से भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिली थी और सुंदर से भी, लेकिन ये भी सच था कि अब आकांक्षा के साथ अब वो सिर्फ और सिर्फ अनान को देखने लगी थी। वो तो दिन रात नमाज़ों में दुआ मांगती कि आकांक्षा और इसका भाई एक हो जाए, लेकिन अफसोस शायद अनान और आकांक्षा का साथ लिखा ही नहीं था। तभी तो इसकी कोई दुआ रंग न लाई थी। वो एक नहीं हो सके। सुबह इसका निकाह था किसी और शख्स के साथ। यकीनन वो बहुत खुशकिस्मत था जिसके साथ इसकी प्यारी सी कज़न की शादी होने जा रही थी, लेकिन काश वो अनान होता। उसके दिल में एक दबी दबी सी आवाज़ थी जो आज थी जो पूरी नहीं हुई थी। आकांक्षा अब भी देर नहीं हुई, खुद पर जबर मत करो। ये ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़कर तुम खुद को अजियत में डाल रही हो। मेरी मानो इस रिश्ते से इनकार कर दो और मेरे साथ पेरिस वापस चलो। अपनी स्टडी कंप्लीट करो, फिलहाल शादी जैसे झंझट में मत पड़ो। वक्त है, अभी भी संभल जाओ। मैं खुद अंकल से बात करती हूँ। वो इसे समझाने वाले अंदाज में कहते हुए अच्छे दोस्त होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। नहीं नीलम, नहीं, अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी वजह से पहले ही बाबा की बहुत बदनामी हुई है, अब और नहीं। इस शादी के लिए खुद अपने दिल की रजामंदी से तैयार हुई हूँ। अब मैं इसे इस रिश्ते से इनकार नहीं करूँगी। मैंने पहली बार अपने बाबा की नज़रों में अपने लिए फ़ख्र देखा। मैं इनको शर्मिंदा नहीं करूँगी। वह ऐसा से समझा रही थी। नीलम उसे देख कर रह गई। उसकी जल्दी सी दोस्त जिसे मस्ती मजाक के अलावा कुछ नहीं सूझता था, आज इतनी गहरी बातें कर रही थी। वो सिर्फ अपने बाबा के लिए, उस रिश्ते के लिए आमी बार रही थी। उसके दिल में अजीब वीरानी का समा था। ऐसे लगता था जैसे सब कुछ बंजर हो गया। वो मेहंदी की दुल्हन बनी थी, खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो अपने हुस्न से बेखबर अंदर आकर बेड पर बैठ के दिल चाह दाड़े मार मार के रोए। लेकिन वो नहीं रो सकती थी। वो क्यों रोती, क्यों कि अपनी मर्ज़ी से ये रिश्ता करवाया था, अपने बाबा की बात मानी थी, ज़िंदगी में पहली बार अपनी ज़ात से इन्हें कोई खुशी दी थी। नीलम ने कहा था इस निकाह से इनकार कर दो, अभी वक्त है, लेकिन वो क्यों इनकार कर दे। ज़िंदगी पहली बार उसने अपने बाबा की आंखों में अपनी वजह से खुशी महसूस की थी, फ़ख्र महसूस किया था। हाँ, वो बहक गई थी। कुछ लम्हों के लिए वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होगी, लेकिन वो शख्स उसे उसकी औकात बता गया। उसकी नज़रों में उसका मकाम इतना की था कि वो खुद से नज़रें मिलाने के काबिल ना रही। कितनी आसानी से वो इसकी मोहब्बत को दो कौड़ी का कर गया, कितनी आसानी से वो इसकी मासूम जज्बात की तौहीन कर गया। वो इसे इसकी नज़रों में बेमोल कर दिया। वो अपनी ज़ात से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली लड़की आज बुरी तरह से टूट गई थी। वो अपने आप को दुनिया में सबसे अहम जानती थी और आज अपनी नज़रों में बुरी तरह से गिर गई थी। काश उसे वक्त पर अक्ल आ जाती तो अपने जज्बे इस शख्स के सामने यूं बयान करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाती। कोई अहमियत ना थी उसके प्यार की उसकी नज़रों में। वो खुद को रुसवा कर गई थी, लेकिन अब इन आंसू का क्या फ़ायदा। कौन सा ये आंसू बहाने से वो इसे हासिल कर पाएगी, कौन सा वो इसका हो जाएगा। वो नहीं रोएगी इस बेकदर शख्स के लिए। वो अपने आंसू ज़ाया नहीं करेगी। उसने ठान ली थी और उसने उठकर अपनी आंखें साफ की तो कमरे पर दरवाजे पर बाबा को खड़ा देखा। उसने अपने अंदर का दर्द छुपाते मुस्कुरा कर इन्हें अंदर बुलाया। बेटा, जिससे तुम्हारा कल निकाह है, एक बार तुमसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दामाद के रूप में, बेटे जैसा। मुझे यकीन है कि तुम इसके साथ बहुत खुश होगी। बेटा, जिससे तुम्हारा कल निकाह है, एक बार तुमसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दामाद के रूप में, बेटे जैसा। मुझे यकीन है कि तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। तुम एक बार मिल लो, अच्छा है, निकाह से पहले एक दूसरे को कुछ जान जाओगे, बाबा ने आकर कहा।
नहीं बाबा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। आपने रिश्ता कर दिया, शादी हो रही है तो अब क्या मिलना, बस ठीक है, कल शादी है, मिलने का टाइम नहीं है। और वैसे भी इस वक्त तो मेरे साथ में बहुत दर्द है, इस वक्त तो मैं वैसे भी किसी से नहीं मिलना चाहती। और अब मैं इससे मुलाकात निकाह के बाद ही मिलूँगी। ऊपर से कौन से अंदाज में बोली थी, बेटा सिर्फ एक बार इससे मिल लो। वो सिर्फ निकाह से पहले एक बार मुलाकात करना चाहता है और मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता। बाबा ने समझाते हुए कहा, नहीं बाबा, बात सही है या गलत की नहीं है, अब तो शादी हो रही है, सब कुछ तय हो चुका है, तो ये मिलना मिलाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। और मैं इस तरह की किसी भी तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ना चाहती। वो इससे मिलने से साफ इनकारी थी। वो लड़का थोड़ी देर में इनके पास इससे मिलने के लिए आ रहा था। उनकी 2 बार इस लड़के से मुलाकात हुई थी और उन्होंने इसे बहुत अच्छा जाना था, इसलिए उन्हें शादी से पहले मिलने पर भी कोई एतराज़ नहीं था। वो लड़का बस एक बार आकांक्षा से मिलकर इससे बात करना चाहता था, लेकिन वो इनकार कर रही थी। थोड़ी देर में इसका मोबाइल बजा, इस लड़के का फ़ोन था और वो बाहर आने को बोल रहा था। उन्होंने एक बार आकांक्षा को देखा और उसे एक बार फिर से चलने के लिए कहा, लेकिन इसका जवाब इनकार था। बाबा खामोशी से उठकर बाहर चले गए। बार बार आंसुओं से आंखें भीग जाती। बाबा समझा समझा कर थक कर चले गए, लेकिन वो क्या करती। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अनान का दुख बसेरा किए हुए था। आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद ये आंसू अनान की याद में बहने वाले आखिरी आंसू थे। वो रोना चाहती थी, बेतहाशा रोना चाहती थी, इतना कि उसके बाद अनी के नाम के सारे आंसू एक ही बार में बह जाएं। वो उसे याद नहीं करना चाहती थी। कल सुबह उसका निकाह था और वो हमेशा के लिए किसी और के होने जा रही थी, और इससे पहले वो आखिरी बार अनान की याद में फूट फूट कर रोना चाहती थी, ताकि वो आइंदा उसे कभी याद ना आए। एक तरफ़ा मोहब्बत कितनी अज़ाब देती है ना, इसलिए ये मोहब्बत भी अज़ाब बन गई थी। उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी गर्ज़ के इस शख्स को चाहा था जिसे कोई अजीज़ नहीं था। उसकी ज़िंदगी में इसकी अहम तरीन हस्ती उसकी बीवी थी, जो उसे छोड़कर चली गई। और उसके बाद अनान खुद ही टूट कर बिखर गया, इसलिए कोई भी अहम नहीं था। यहाँ तक कि अनान की अपनी ज़ात भी उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो भला क्यों उसे अपने साथ की भीख मांगती, वो कैसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करती, जिसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कैसे इसको इसकी ज़ात के खौल से निकाल कर बहलाती। वो कैसे इससे इसकी आशिकी यादों को ख़त्म करके आगे बढ़ने का कहती। वो इसे एक नई ज़िंदगी की यार कोशिश करके हार गई थी, क्योंकि वो इसके नाम नहीं था। क्यों अल्लाह, अगर वो मेरा नहीं हो सकता था तो उसने मेरे दिल में क्यों बताया। अल्लाह जिसे हम चाहते हैं वो तो हमारा होता है ना, तो आप हमारे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा करते हैं जिसे आपने हमारे लिए बनाया होता है। तो फिर अगर अनान मेरी ज़ात का ऐसा नहीं था तो उसे क्यों मेरे दिल में बसाया, क्यों मुझे इससे मोहब्बत हुई। क्या अल्लाह मेरे दिमाग से, दिल से इसका नक्श मिटा दें, ख़त्म कर दें, उसे मेरी ज़िंदगी से निकाल दें, उसे मेरी रूह से। मुझे नहीं लेना उसका साथ, मुझे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। और सजदे में झुकी मुसलसल रो रही थी। एक नामहरम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसने अपने महरम के लिए रखे सच्चे पाकीज़ा जज्बात की तौहीन की थी। वो इस शख्स की भी गुनहगार थी जो कल इसका महरम होने जा रहा था। बहुत खामोशी से निकाह की रस्म अदा हुई और इसका साथ दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैठी अपने जमा हकूक़ किसी के नाम कर रही थी। बाबा ने उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे अपने साथ लगाया हुआ था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा था। आज उसने खुद से वादा किया था कि अब वो कभी अनान के लिए नहीं रोएगी, कभी इसके बारे में नहीं सोचेगी। अगर सोचेगी तो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के बारे में जिससे उसका निकाह हुआ। वो बिन जानी में निकाह में इसमें अपनी शोहर का नाम तक ना सुनना आई थी। टेंशन से उसका सर फटा जा रहा था। वो अपने आप को अनान के बारे में जितना सोचने से रोक रही थी, इतना ही वो इस पर हावी हुए जा रहा था। वो हर मुमकिन तरीके से अपने आप को इसकी यादों से दूर कर देगी, उसने खुद से फैसला किया। थोड़ी देर में उसकी रुखसती हो जानी थी, फिर एक नया सफ़र शुरू होना था। वो सब कुछ भुलाकर इस नए सफ़र में अपने शरीके सफ़र के साथ जाना चाहती थी। वो अनान को बुलाना चाहती थी और वो बुला देगी, उसे यकीन था। उसे अपने रब पर यकीन था। उसने अपने रब से वादा किया था कि वो नामहरम के बारे में नहीं सोचेगी। अनान उसका नामहरम था। इस पर सिर्फ और सिर्फ इसके शोहर का हक था, और उसकी यादों पर, उसके ख्वाबों पर और उसकी मोहब्बत पर सिर्फ और सिर्फ उस शख्स का हक था जिसके नाम पर वो अपने तमाम हकूक़ कर चुकी थी। खाला, नीलम, सुंदस, मरियम और आंटी सब बारी बारी से दुआएं देते हुए इसे मेर रहे थे। ये उसके आखिरी लम्हात थे। उसे घर में उसकी रुखसती हो रही थी। वो मोतबर सी खातूनों से अपने साथ लिए गाड़ी में बैठा रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाबा अपनी बेटी को रुखसत करते हुए रो रहे थे। घर के सब लोग ये उदास थे। ताई अम्मी तो शायद शुक्र अदा कर रही थी उसके जाने पर। वो दूर एक साइड पर खड़ी थी। दुनियावी दिखावे के लिए भी उनकी आंखों से आंसू ना निकला था, लेकिन वो जाने से पहले इन्हें भी अपने दिल से माफ़ कर रही थी। आज तक जो बदसलूकी उन्होंने उसके साथ की, वो हर बात के लिए उन्हें दिल से माफ़ कर चुकी थी। वो नए सफ़र में पुरानी यादों की बदमगजी लेकर नहीं जाना चाहती थी।
उसके साथ उसकी बाएं जानिब उसके बिल्कुल करीब वो शख्स बैठा जो इसके तमाम जमागू का अकलौता हकदार था। घूंघट लंबा होने की वजह से वो इसका चेहरा नहीं देख पाई थी और अंदर कोई ख्वाहिश भी नहीं थी उसे देखने की। वो खामोशी इस बैठी इस सफ़र के तमाम होने का इंतजार कर रही थी। सफ़र ख़त्म हुआ तो रस्मों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। वो बहुत चाहने के बावजूद भी अपने चेहरे से बेजारी के तासरात को ख़त्म नहीं कर पाई थी। वो जितनी खुशी से ये सारी रस्म अदा करना चाहती थी, इतनी ही बेजार इसका मूड हो चुका था, जिसका अंदाज़ा उसकी सास ने भी लगा दिया था, लेकिन थकावट समझी। यही वजह थी कि थोड़ी ही औरतों की रस्मों के बाद उन्होंने उसे कमरे में ले जाने के लिए एक लड़की को इसके साथ भेजा। उसे बैठ के बीचों बीच घूंघट में बिठा दिया। उसने घूंघट हटाकर कमरा देखने की गलती नहीं की थी। हर लड़की की तरह उस रिश्ते के बारे में उसने भी ये बहुत सोचा था। शादी चाहे पसंद की हो या ना पसंद की, लेकिन जज्बात अक्सर ही रहते हैं। उसका दिल भी बहुत बेचैनी से धड़क रहा था। ना जाने क्या होने वाला था। क्या वो इस शख्स को अपनी मोहब्बतों का अख्तार बना पाएगी जिसकी वो मलकियत थी? क्या वो इस शख्स को वो खुशियाँ दे पाएगी जिसका वो हकदार था? क्या वो अनान को बुला देगी? उसके दिल में कितने ही सवाल थे। जब आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक हुआ, इसका दिल एक नई तरंग में धड़का था। वो खामोशी से अपनी तरफ बढ़ने वाले कदमों को देख रही थी और उसके हर कदम के साथ आकांक्षा की दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। उसका सर झुका हुआ था। वो चाहने के बावजूद भी सर उठाकर उसे नहीं देख पाई थी। वो आहिस्ता से इसके करीब आकर रुका। मानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन शर्माने की इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ समातों से टकराई तो वो बेसाख्ता नज़र उठाकर बेयकीनी से अपने मिजाजी खुदा को देखने लगी, जो मुस्कुराते लब और दिलकश नज़र से उसके हसीन सरापे को देख रहा था। वो हैरत भरी नज़रों से सामने खड़े इस आदमी को देख रही थी, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए बागौर इसके हसीन सरापे का जायजा ले रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो परेशानी से उठकर इसके सामने खड़ी हो चुकी थी। बेख्तियार निगाहें दरवाजे की तरफ गईं, जैसे चोरी करते हुए पकड़े जाने का डर हो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? और तुम यूँ चोरों की तरह दरवाजे पर क्यों देख रही हो? डार्लिंग, तुम किसी गैर के साथ नहीं बल्कि अपने शोर अपने मजाजी खुदा के साथ हो। वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ अंदाज में बोला। शोर का क्या मतलब है? तुम्हारी मेरी शादी मतलब तुम मेरे शोर? वो परेशानी से अपना सर पकड़ कर बैठ गई। डार्लिंग रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ और तुम यूँ सर पकड़ कर बैठ गई हो। मुझे तो लगता है जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ तो तुम खुशी से पागल हो जाओगी। लेकिन तुम तो शादी से पहले मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक बार मिल लेती तो अच्छा था, तुम्हारा कोई फ़ायदा ही हो जाता। जो मेरी याद में इतने आशिक भाई हैं उनकी बचत हो जाती। वो दिलचस्पी से इसका चेहरा और इसकी आंखें देखते हुए बोला। गलत फहमी है जनाब कि मैं और आपके लिए आंसू बहूँगी। इतने बेमोल आंसू नहीं है मेरे। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत करके मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका एहसास मुझे अब हो चुका है। मैं कभी मार कर भी तुम्हारे पास नहीं आती। अगर मुझे इस शादी से पहले पता चल जाता कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है तो मैं निकाह से इनकार कर देती। वो इंतहाई गुस्से से उसे कह रही थी, जबकि वो तो उसके गुस्से पर भी मुस्कुराया जा रहा था और उसकी मुस्कुराहट पर आकांक्षा को शक हुआ कि ये हनान है भी या नहीं। अच्छा तो ये बात है, तो तुमने निकाहनामे पर साइन करते हुए इनकार क्यों नहीं किया? तुमसे जब तुम्हारी मर्जी पूछी गई तब तुमने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? और वो दिलचस्पी से इसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। मैंने निकाहनामे पर तुम्हारा नाम नहीं देखा था और ना ही मैं मौलवी साहब की आवाज़ को ठीक से सुन पाई थी। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अब इस खुशफहमी में मत बैठ जाना कि तुम्हारी याद में आंसू पा पाकर मैंने अपने सर में दर्द कर लिया था। कुछ नहीं था, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ कमरे में एक छत के नीचे हरगिज़ नहीं रहूँगी। वह इंतहाई गुस्से से कहते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले यनान ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। बस बस मेरी झांसी की रानी, जानता हूँ मैं तुम कितनी बहादुर हो। अब मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। बात सुनो मेरी, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके नाजुक कमर में अपना हाथ डाल चुका था, जबकि वो तो इसके करीब आकर बुखला गई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, जैसे अभी सीने की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने लगे। और इस दिल की हर धड़कन के साथ अनान आसानी से अपना नाम सुन रहा था। वो जानता था दिल सिर्फ उसके लिए ही धड़कता है। छोड़ो मुझे अनान, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात। वो इंतहाई गुस्से से अपना आप इससे छुड़ाने लगी। दिल की धड़कन अभी बहुत तेज़ थी, लेकिन इस शख्स के साथ वो एक सेकंड नहीं रहना चाहते थे, जो इसके जज्बात की तौहीन कर चुका था। वो क्यों रहती है इस शख्स के साथ जो इसकी मोहब्बत को अपने कदमों तले रौंद चुका था? मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ आकांक्षा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा, कभी तुमसे ठीक तरीके से बात नहीं की, लेकिन इस सब के पीछे एक वजह थी और अब तुम इस वजह से भी वाकिफ़ हो। मैं आशी को बुलाकर आगे नहीं जा पा रहा था। आशी को बुलाकर आगे बढ़ना मेरे लिए एक बेहद मुश्किल काम है। आशी मेरी पहली मोहब्बत और पहली मोहब्बत को भूलना कोई आसान काम नहीं होता। तुम जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे लगा तुम आशी की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ ही नहीं सकता था कि तुम तो मेरी तन्हाइयाँ बांटने आई हो।
मैं समझ ही नहीं सका, तुम मेरा दर्द बांटने आई हो, मुझे मोहब्बत देने आई हो, मुझे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने आई हो। मैं तो बस यही समझता रहा कि तुम मेरी आशी की जगह लेने आई हो। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि तुम आशी की जगह लेने नहीं बल्कि अपनी जगह बनाने आई हो। और मैं ये भी समझ नहीं पाया कि आशी की जगह तुम्हें ना देने की ठान कर कभी मैं तुम्हें अपने ही दिल ना ठान कर कभी मैं तुम्हें अपने ही दिल में जगह दे बैठा। हाँ, ये सच है आकांक्षा, मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। शायद मुझे इस मोहब्बत का एहसास कभी नहीं होता अगर इस दिन अम्मी इतनी बीमार ना होती। अम्मी की हालत इतनी ख़राब होगी कि डॉक्टर ने कहा कि मज़ीद इन्हें टेंशन देने से इनकी जान जा सकती है। मैं बहुत परेशान हो गया था उस दिन। मेरी माँ ने मुझसे ख्वाहिश की कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, और दूसरी शादी का जिक्र आते ही मेरे दिमाग में जो पहला नाम आया वो तुम्हारा था आकांक्षा। हाँ कांचन, ये सच है। शायद मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास भी नहीं होता, लेकिन दूसरी शादी के ख्याल आते ही मेरे दिमाग में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं आया था। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि अगर मेरी नज़र में कोई लड़की है तो वो मेरी शादी किसी से भी कर देंगी। तो सोचा कि खुद कोई लड़की ढूंढने से बेहतर है उसे ढूंढूं जिसने मुझे ढूंढ लिया है। मैं सारी रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। ये वो पहली रात थी जब मुझे आज चीज़ का ख्याल नहीं आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन की, तुम्हारे जज्बात को पूरी तरह से रौंद डाला ताकि तुम मेरा पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू उस दिन देख कर मैं बहुत तड़पा था। मैं आकांक्षा कभी भी फुर्सत में तुम्हें तकलीफ़ आकांक्षा मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी तकलीफ़ की वजह बनाऊँ। मैं शादी से पहले तुमसे एक बार मिलकर ये सब कुछ क्लियर करना चाहता था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था ताकि हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरत हो। लेकिन अब भी देर नहीं हुई आकांक्षा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा था। मैंने तुम्हारे जज्बात की तौहीन की, तुम्हारी मोहब्बत को गलत नाम दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनाना उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, जबकि आकांक्षा परेशानी से सामने बैठे शख्स को देख रही थी। आकांक्षा का दिल चाह के आगे बढ़कर इसके बंधे हुए हाथों को खोल दे और उसकी बाहों में समाकर उसके दिल की धड़कन को सुने, हमेशा के लिए उसे अपना बना ले, कभी उसे खुद से दूर न जाने दे। वैसे पाना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ अपना बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से वो अपनी तौहीन को बुला नहीं सकती थी। हनान ने उसके जज्बात की तौहीन की थी, उसे हर्ट किया था। ठीक है, वो माफ़ी मांग चुका था, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी और वह इससे अपनी नाम बदला लेना चाहती थी। अगर आज माफ़ कर दिया तो शायद आगे भी अनान कभी भी इसे हर्ट कर सकता था, और वो अनान को ऐसा मौका दोबारा नहीं देना चाहती थी। नहीं अनान, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम एक बार मेरी मोहब्बत की तौहीन कर चुके हो, मेरे जज्बातों को बेमोल कर चुके हो। अब मैं बार बार तुम्हारे सामने रुसवा नहीं होना चाहती। मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम होगे। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मुझे कबूल होता, लेकिन तुम नहीं। मैं कभी ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोच सकती जिसकी नज़रों में मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं, जिसके सामने मेरी नफ्स में कोई अहमियत नहीं रखती। तुम्हारा नाराज़ होना बजाय आकांक्षा, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा गुस्सा सब सारा आंखों पर। एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये अनान सिकंदर खान का वादा है, और मुझे कभी बातें भी नहीं सुनाओ। ये इसकी खफा सी आवाज़ आई। उसने मुस्कुरा कर हाँ में सारे लाया। मेरी हर बात मानोगे? उसने फिर से कहा। वो इसे शक भरी निगाहों से देखता, फिर हाँ में सारे ला गया। मेरा जब भी नीलम और सुंदर से मिलने का दिल करेगा तुम मुझे फ़ौरन लेकर जाओगी। और इसकी इस फरमाइश पर वो बोल उठा, हाँ यार, मैं तुम्हें हर रोज़ पेरिस के चक्कर नहीं लगा सकता, इतना अमीर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो फिर माफ़ी कैंसिल। वो इसके इनकार पर फ़ौरन इसके करीब से उठकर कंबल सीधा करने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें साल में एक बार पेरिस ले जाया करूँगा। उसने कुछ सोचते हुए फैसला किया। नहीं, जब मेरा दिल करेगा मैं तब जाऊँगी। वो मुँह बनाकर बोली। अच्छा ठीक है, 2 बार इससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकता मैं तुम्हें एक साल में। ठीक है, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ पेरिस जाना अफोर्ड कर पाऊँ। 3 बार उसने 3 उँगलियाँ ना दिखाए, मतलब इसकी बात ना मानने की तो उसने कसम खा रखी थी। मतलब कि अगर 3 बार के लिए हाँ कर दूँ तो तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। वो देखते हुए बोला। सोचा जा सकता है, वो कदर बेनियाज़ी से बोली। इतना सब कुछ मानने के बावजूद भी सिर्फ सोचा जा सकता। अगर इतना सच सोच समझ कर तुम्हें एग्ज़ाम देती तो फर्स्ट पोजीशन आती। क्या मतलब, तुम्हें मुझे नालायक समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी फर्स्ट पोजीशन नहीं ली? वो ख़ास औरतों वाले अंदाज में बोली थी। आकांक्षा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, ये तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत का है। मेरा ख्याल है हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। इससे पहले इससे पहले कि वो इसके लबों पर अपने लबों का लम्स छोड़ता, वो पहले ही इसके होंठों पर अपना हाथ रख चुकी थी। ऐसे कैसे? पहले मेरी तारीफ़ करो। पिछले 8 घंटे से मुसलसल लहंगा पहनकर मैंने अपनी जान को अज़ाब में डाला हुआ है, और तुम बिना मेरी तारीफ़ किए अगले मराइल अदा करने के पीछे पड़े हो। पहले मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करो। मेरी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक करो। मुझे किसी शायर की हसीन गज़ल कहो, आसमान का चमकता चाँद कहो, ज़मीन का सबसे खूबसूरत फूल कहो, ठंडे पानी की झील की लहर कहो। वो अदाए नज़ाकत दिखाती हुई खुद से दूर करके बोली।
ये सच है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये फूल, पत्ते, समुंदर, पानी, लहराते आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, मुश्तरी, यार, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। तुम क्या इसके बगैर काम नहीं चला सकती? अंदाज में खासी कॉफ़ियत थी। क्या मतलब, तुम मेरी तारीफ़ नहीं करने वाली? इंतहाई गुस्से से बोली। यार मैं तारीफ़ कर दूंगा, लेकिन जिस अंदाज में तुम चाहती हो ये शायराना जुमले मुझसे नहीं होंगे। ठीक है, नॉर्मल ही कर दो, वो एहसान करते हुए बोली। शुक्रिया। उसके अंदाज पर वो कहीं कहे बिना ना रह सका। हाथ हाँ तो क्या करना था? तुम्हारी तारीफ़। राइट, करता हूँ मैं तुम्हारी तारीफ़। वो दाएं बाएं से उसके चेहरे को देखते हुए तारीफ़ के लिए अल्फाज तलाश करने लगा। रेड कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पर। वो काफ़ी देर की बस इतनी सी लाइन बोला था। ये तुमने सूट की तारीफ़ की है, मेरी नहीं। वो जितलाने वाले अंदाज में बोली। यार मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तुम खामोशी से बैठ कर सुनो ना, बीच में बोल क्यों रही हो? वो उसे घूरते हुए बोला। देखो आकांक्षा, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी खूबसूरती को देख कर नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे जज्बात को देख कर की है। मेरे लिए तुम्हारे जज्बात अहमियत रखते हैं, जो तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रखे हैं। तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ भी अनमोल नहीं है। काश मैं वादा अनमोल नहीं है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे इन जज्बों की कदर करूँगा ताकि आमद। जो गलती मुझसे हुई है उसकी माफ़ी सारी ज़िंदगी मांगता रहूँगा। तुम मेरी मोहब्बत में कभी भी किसी किस्म का जोल नहीं देखोगी, और ये तारीफ़ करना वगैरह ये सब कुछ तो मुझे खुद बाद में सिखा देना। वो अपनी कहकर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, क्या याद करोगे? किस्सा की कैसे सखी बीवी से पाला पड़ा है। खूबसूरत सी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोली। तुम कितनी सखी हो वो तो अब पता चलेगा। इस बार आकांक्षा के लबों पे हाथ रखने से पहले ही झुककर अपने लब इसके होंठों पर रख कर चुका था। इसके लबों का लम्स महसूस करके आकांक्षा का दिल अलग तरंग में धड़का था। वो उसे पूरी तरह खुद में गुम कर रहा था। वो ऐसा सपना अब भूलती जा रही थी। मोहब्बत की नई शुरुआत हो चुकी थी। उसका अंदाज इतना खूबसूरत था कि वो पूरी तरह उसके बाहों में कैद होकर रह गई थी। वो इसकी मोहब्बत से बहुत आगे निकल चुकी थी। ख्वाब इस तरह भी पूरे होते हैं। अभी कुछ घंटे पहले तक वो अपने आप को किसी और की बीवी समझकर अनान को बुलाना चाहती थी, और अब अनान की बाहों में खुद को पिघलते हुए महसूस कर रही थी। अनान जिसने सोचा था कि क्या आशी के बगैर वो जी नहीं सकता, आशी के बाद उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, बस एकदम मोहब्बत के साथ उठाया था और अपना दिल बड़ा करके आकांक्षा को ज़िंदगी में जगह दी थी। आशी को बुलाना आसान नहीं था, लेकिन आकांक्षा के साथ उस नए सफ़र की शुरुआत बहुत हसीन थी। रात की काली से फैलते हुए उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत रोशनी का सवेरा हो चुका। रात की काली से फैलते हुए उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत रोशनियों का सवेरा हो चुका था। वो पूरी तरह उसकी मोहब्बत में गुलाब की मानंद महक रही थी, और हनान किसी कीमती मता की तरह उसे खुद में समेटे हुए था। सच है, लगन और पानी की शिद्दत सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। उस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आकांक्षा की लगन सच्ची थी। वो अनान की मोहब्बत को पाना चाहती थी, और उसने पा लिया था। आज अनान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसका था। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, और इसकी मोहब्बत में भी ये शर्त नहीं थी कि वो आशी भुला दे। उसने अनान के साथ अनान की पहली मोहब्बत को भी कबूल किया था। अनान अक्सर उसे आशी के बारे में बताता था। वो आशी से उसकी सच्ची मोहब्बत को वो महसूस करती थी, लेकिन उसके अंदाज में कोई जलन या हसद न था, क्योंकि वो हर उस चीज़ से मोहब्बत करती थी जो अनान की मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि अनान अपने दिल की हर बात उसके सामने बेझिझक कह देता था। अनान अक्सर इससे बातें करते हुए आशी का जिक्र छेड़ देता था, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पर कोई बेजारी या नफरत को महसूस नहीं किया था। वो आशी का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन कभी कभी उसकी बातें, उसका अंदाज उसे आशी की याद दिलाता था। आकांक्षा ने अनान के साथ साथ आशी को भी कबूल किया था, लेकिन उसकी यही कोशिश होती थी कि वो कभी भी इन दोनों में किसी तीसरे को ना लाए। अनान ने शादी के बाद आशी की सारी तस्वीरें घर से उतार देने को कहा था, लेकिन आकांक्षा नहीं मानी। उसने यही कहा था कि वो अपनी जगह बनाने आई है, आशी की जगह लेने नहीं। आशी की कोई भी चीज़ उसकी जगह से नहीं हटाई जाएगी। ये घर जितना उसका है उतना उसका भी है। बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसे इस तरह से हटाया भी नहीं जाएगा। वो बेकसूर मासूम सी लड़की हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगी। आशी बैठा आराम से गिर जाओगी। वो इसके पीछे पीछे ऐसा ऐसा चलती, दोनों तरफ दाएं बाएं हाथ रख के आराम से चलने के लिए कह रही थी, जबकि वो जो अभी अभी चलना शुरू कर रही थी ऐसी स्पीड में भागती थी कि अक्सर गिर जाती थी। आकांक्षा उसके साथ साथ चलती उसे गिरने से बचाना चाहती थी, लेकिन गेट पर जैसे ही दरवाज़ा खुला और अनान की एंट्री हुई, उसकी स्पीड से देखने लायक थी, और उसकी ये स्पीड देखते हुए अनान ने भी वहाँ से दौड़ लगा दी थी, क्योंकि उसे चलते हुए अभी सिर्फ चंद दिन ही हुए थे, और फिलहाल तो वो ज़मीन पर ठीक से पाँव भी नहीं रख पाती थी। लेकिन अनान को देखते ही उसका मासूम वजूद पर जो उसका मासूम वजूद जोश मारने लगता, और बाप को देखते ही वो सारा डर भूलकर उसकी तरफ भाग आती, जैसे उसे यकीन था कि उसका बाप कभी उसे गिरने नहीं देगा। अनान दूसरी तरफ से भागते हुए फौरन इसके पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगा चुका था।
उसे अभी फ़कत 2 ही लफ्ज़ों से लफ्ज़ आते थे, बाबा और मामा, जो कहते हुए वो इसके मुँह पर हमने थूक भरे बो से दे रही थी, और वो भी उसके खूबसूरत मोहब्बत को वसूल करता हुआ उसके नरम फूले फूले गालों को लबों से छू रहा था। आकांक्षा ने घूर कर अपनी बेटी को देखा। सारा दिन वो इससे नखरे उठाती रहती थी, उसके पीछे पीछे भागती रहती थी, उसकी पसंद की हर चीज़ उसे देती, लेकिन शाम को भाग के आती वो इसे ऐसे बुलाती थी जैसे उसे जानती ही ना हो। आशी उसकी घूरी की परवाह किए बगैर सोफे पर बैठी अपने बाप के सीने पर सर रख के आंखें बंद कर चुकी थी। थोड़ी देर में नींद की वादियों में गुम हो जाना था, जबकि आकांक्षा अपने दुपट्टे से नान का चेहरा साफ कर रही थी, जो इसकी बेटी की जाने मोहब्बत से तकरीबन सारा ही भीग चुका था। अभी वो अपने दुपट्टे की मदद से इसका चेहरा साफ कर ही रही थी कि अचानक अनान ने उसे खुद पर गिराते हुए उसके लबों को अपने लबों पर से छुआ था। इंतहाई निकम्मी बीवी हो तुम। जब शोर घर आता है तब से प्यार से वेलकम किया जाता है, जैसे मेरी बेटी करती है। कुछ सीख हो इससे। वो शरारत से भरपूर अंदाज में उसे देखते हुए आंख दबाकर आशी को उठाकर अंदर ले गया। हाँ, इस बेटी से सीखो जो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है और तुम्हारे आते ही भूल जाती है कि इसकी कोई माँ भी है। वो बड़बड़ाते हुए किचन में आकर उसके लिए चाय बनाने लगी। अनान की बहुत कोशिश के बावजूद भी आकांक्षा तुमसे आप पर नहीं आई थी। हाँ, तो मैं सिखा देता हूँ, अगर इससे नहीं सीखना तो ना जाने कब किचन में उसके पीछे आते हुए उसने अपनी बाहों में बांध चुका था, और अब वो इसे पूरी तरह खुद में कैद की उसके सराईदार गर्दन पर झुका था। अनान में चाय बना रही हूँ, गिर जाइए। उसकी बढ़ती हुई इशारतों को देखकर वो बेबसी से बोली, इस वक्त चाय का नहीं, चाय का वक्त है। वो शरारत से कहता उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तो जी, आज होता है हमारा नावल कंप्लीट। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मज़ीद कोई नावल अगर चाहते हैं कि मैं रीड करूं तो सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आज यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।